नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, पीटीसी या डीएलएड कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन इन ब्रिटिश एरा। इसके पहले इसमें हम 3 चीज़ें कवर कर चुके हैं कि एजुकेशन इन वैदिक पीरियड यानी वैदिक, देन बुद्धा और लास्ट मुस्लिम यानी VBM कर चुके हैं, और आज फिर बी यानी ब्रिटिश की बारी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्रिटिश टाइम एजुकेशन की, तो ब्रिटिश क्या थे कि भारत में आए थे। जैसे सबको पता है कि ये व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन भारत की धन संपदा ऐश्वर्य को देख के इनको लगा कि व्यापार करने के साथ अगर रूल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसा कि है कि 1600 में आते हैं, धीरे धीरे हम पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि जब ये अच्छे से यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते थे, बाहरी थे, हमारे धर्म साहित्य को ये कुछ समझते ही नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, शिक्षा देने का प्रयास किया कि भाई चलो इनको हम शिक्षित करते हैं, अपना गुलाम बनाते हैं, जिससे कि ये शरीर से तो भारतीय रहेंगे और दिमाग से इनको हम अंग्रेज बना देते हैं। तो जो इनकी एक्चुअल में शुरुआत होती है एजुकेशन की, तो वो पहला माना जाता है कि 1813 के आज्ञा पत्र से लेके इन्होंने लगभग 1947 तक, यानी जब तक रूल किया था, यानी जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है, यानी 1947 तक। तो पहले आज्ञा पत्र से लेके, जैसे कि इसमें कई आयोग आते हैं बाद में धीरे धीरे, जैसे कि 1854 का वुड का घोषणा पत्र आता है, 1902 में आता है रेले का भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 1929 में हार्टांग कमीशन, ठीक है, 1937 एबट वुड रिपोर्ट आती है, जो कि इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे बाद की क्लासेस में। लेकिन अगर बात करें इंग्लिश यानी ब्रिटिश के टाइम पे, तो ब्रिटिश आते हैं तो हम लोग को बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं कि जैसे कि मतलब वो अपने आप को गार्ड लाइक समझ रहे थे, और हम लोग का कि मतलब एक क्रिएचर की भाई कुछ नहीं हो तुम, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं, हम तुमको जो दे रहे हैं उसको रख लो। तो अगर इनकी शिक्षा प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या खूबियाँ थी और क्या डिमेरिट्स थे, इसका हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि है कि जो इनका पहला आयोग आया था कि सन 1813 के आज्ञा पत्र से लेके 1947 तक की इसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। ठीक है, तो पहले इनकी बात करते हैं कि इनके एजुकेशन के क्या एम्स थे, ठीक है, कि क्यों भाई हमको शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, इनका क्या प्लान था, फिर इनके एजुकेशन सिस्टम की क्या मेरिट्स थी, क्या डिमेरिट थी, उन सभी का हम अभी एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि इनकी शिक्षा के क्या उद्देश्य थे और क्या फायदे थे, यानी इनके हम एम्स देख लें इसी में, और मेरिट्स क्या थी। ठीक है, तो इनकी जो शिक्षा का उद्देश्य आता है कि भाई कि भारतीय लोगों का बौद्धिक विकास करना था। तो ये एक एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। ये पहला था कि हमारा भाई ये बौद्धिक विकास करेंगे, भाई हम इनके हिसाब से तो हम बहुत पिछड़े थे। ठीक है, दूसरा हमारा नैतिक विकास करना था, इनके हिसाब से हमारे अंदर नैतिकता भी नहीं है, इनको क्या पता कि हमारे अंदर कितनी नैतिकता थी। ये जो साहित्य लेके आए थे, यानी अपना यूरोपियन साहित्य, उसका इनको प्रचार प्रसार करना था, यानी प्रचार और प्रसार हम करेंगे। इसके अलावा अपने धर्म और संस्कृति को इनको फैलाना था, और इसके लिए इन्होंने क्या चुना, एक हथियार चुना जिसको हम शिक्षा कहते हैं। चलो पहले इन्हीं 4 टॉपिक पे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की बौद्धिक स्तर को इनका विकास करना था, क्योंकि ये बाहरी आए थे और ये विज्ञान लेके आए थे अपने साथ। ये एक इनका बहुत अच्छा पॉइंट था कि आधुनिक विज्ञान लेके आए थे, लेकिन इनका जिस तरीके से ये प्रवेश करते हैं कि नहीं भाई तुम तो कुछ हो ही नहीं, तो वो बहुत गलत था। यही इनका एक डिमेरिट भी बनेगा आगे चल के। लेकिन भाई इनका पहला टारगेट था कि भाई हमारा बौद्धिक विकास करना है। इनको लगता था कि हम लोगों में मोरालिटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब आज के कॉन्सेप्ट नहीं बात करेंगे, खुद ही बेचारे इनके अंदर मोरालिटी का भाव होता जा रहा है। ठीक, लेकिन क्या है कि इनके हिसाब से था कि भाई हम मोरालिटी का विकास करेंगे। इनको लगता था कि जो इंडियन कल्चर, जितना भी इंडियन लिटरेचर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इवन जब आप बुक्स पढ़ते हैं या कई कोटेशन होते हैं तो कई लोगों ने इतना कह दिया है कि इनकी अलमारी में रखी हुई एक कुछ किताबें
भारत में जितना भी साहित्य है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मतलब सोच रहे हो कि कितना गंदा सोचते थे कि यानी हमारे साहित्य के बारे में। तो इनको लगता था कि भाई हम अपने यूरोपियन साहित्य को फैला देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और चूंकि इनको अपनी धर्म और संस्कृति का फैलाना था तो मेन टारगेट यही था कि भाई हम अपनी धर्म संस्कृति को फैलाएंगे और इन पे ज़्यादा से ज़्यादा रूल करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने शिक्षा देना चालू किया। इनका कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि भारतीयों को हम बहुत शिक्षित बना के बहुत अच्छा उनका जीवन स्तर उठा देंगे। इनका बस ये एक टारगेट था कि भाई हमें रूल करना है। एक ऐसा देश मिला है जहाँ पे सुविधा साधन सब चीज़ है, हम जितना ज़्यादा लूट सकते हैं उसको लूटेंगे और अपना यूज करेंगे। तो ये इनके पहले बेसिक्स पॉइंट थे कि भाई हमें क्या करना है। फिर इसी में एक थे लॉर्ड मैकाले। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सिद्धांत का नाम था कि निम्नवत छन्नीकरण। निम्नवत छन्नीकरण सिद्धांत। इसको इंग्लिश मुझे भी नहीं याद है, मैं देख के बता दे रहा हूँ कि इसको बोलते थे डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। अब ये होता क्या है ये जान लो कि निम्नवत छन्नीकरण सिद्धांत था क्या। ये सिद्धांत ऐसा था कि इनका मानना था कि शिक्षा जो है ना भाई सबको नहीं दी जानी चाहिए, यानी जन सामान्य तक शिक्षा ना पहुंचे, बस कुछ लिमिटेड लोगों तक रहे। ठीक है, कि जैसे कि अगर देखा जाए तो खासकर वैदिक काल में और मुस्लिम काल में था कि शिक्षा को क्या करना है कि एकदम हमें रोक के रखना है। कि भाई इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो धनी परिवार यानी संभ्रांत लोगों तक, अमीरों तक ही हो। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इनका मानना था कि जब अमीर शिक्षित होगा तो अपने नीचे वाली पॉपुलेशन जो होगी, ठीक है, उसको वो ऑटोमेटिक शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन ये इनका प्रयोग असफल हो जाता है क्योंकि ये सिद्धांत गलत था। भाई आप जन सामान्य को बिना शिक्षित किए कैसे शिक्षा दे सकते हैं। तो लॉर्ड मैकाले का ये नियम तो फिलहाल बाद में असफल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा संस्थाओं की कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या थे, इन्होंने यहाँ पे शिक्षा को 3 स्तरों में बांट रखा था। पहला हमारा प्राथमिक था, ठीक, दूसरा हमारा माध्यमिक या मिडिल, और लास्ट में हमारा हायर एजुकेशन था। ठीक है, यानी उच्च शिक्षा। तो ये तीनों स्तर पे शिक्षा को बांट रखे थे और तीनों स्तर पे शिक्षा देने की बात करते थे। इवन हायर एजुकेशन की प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा थी। और हायर एजुकेशन में अगर देखा जाए तो 1857 में, ठीक है, इन्होंने 3 विश्वविद्यालय खोले थे जो कि थे, एक पहला था कलकत्ता में, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। ये भारत के अंग्रेजों के टाइम पे, मैं ध्यान देना कि मैं अंग्रेजों के टाइम पे बात कर रहा हूँ, हमारे देश में पहले से ही विश्वविद्यालय थे। लेकिन ये तीनों जब ब्रिटिश आते हैं तो उन्होंने ये 3 विश्वविद्यालय खोले थे। और आप लोगों के लिए सवाल है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना? तो जिन जिन को पता है इसकी डेट, ठीक है, और ईयर के साथ कमेंट में बताएं हमें। तो इन्होंने अपने टाइम पे 3 विश्वविद्यालय खोले थे जो कि क्या था कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ये पहले थे। इसके बाद इन्होंने कई विश्वविद्यालय खोले थे। अब बात करते हैं इनके कैरिकुलम की, यानी पाठ्यचर्या की। तो ऐसा नहीं था कि इनके पाठ्यचर्या में भाषाओं या अन्य भारतीय विषयों का स्थान नहीं था। यहाँ जो भारतीय विषय थे यानी इतिहास, भूगोल, गणित, समाजशास्त्र, अन्य सामाजिक विषयों का स्थान तो दिया गया था। लेकिन जो इनका मेन फोकस था कि भाई यूरोपियन साहित्य, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इनका मानना था कि जो भी यूरोपियन साहित्य है उसकी एक अलमारी भारत की किसी लाइब्रेरी से ज़्यादा बढ़ के है। अब सोच लो कि ये कितना ज़्यादा मानते थे कि भाई इंग्लिश की लिटरेचर कितना ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो यानी करिकुलम में इन्होंने बाकी भारतीय में जो चला आ रहा था आम तक शुरू से, वैदिक काल से, भाई इतिहास, गणित, भूगोल, विज्ञान जो भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किया कि भाई यूरोपियन साहित्य पे।
बात कर लेते हैं टीचिंग मेथड की। तो टीचिंग मेथड में इस काल में भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। वैदिक काल से जो परंपरा चली आ रही थी वो भी यही कंटिन्यूअस होती। हाँ, विज्ञान जैसे विषयों के लिए कुछ प्रयोगात्मक चीजों का कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि कुछ स्कूलों में या कुछ हायर अथॉरिटीज में था कि ये लोग क्रियात्मक तरीके से विज्ञान का प्रशिक्षण देते थे, लेकिन वही सारी वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, ठीक है, व्याख्यान हो गया, ठीक, डिस्कशन, इन सभी मेथड्स का ही जो चला आ रहा था उन्हीं का यूज किया गया था। तो यानी टीचिंग मेथड में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ था। अब बात करते हैं परीक्षा प्रणाली की। तो हाँ, फॉर्मल तरीके से, ठीक है, जो परीक्षाएं शुरू हुई वो ब्रिटिश एरा में ही शुरू होती हैं। अगर हम बात करें वैदिक में, बौद्ध में और मुस्लिम एरा में, वहाँ पे फॉर्मल तरीके से कोई एग्जाम नहीं होता था, लेकिन ब्रिटिश एरा में ये चीज फॉर्मल एरा तरीके से होने लगा, जिसमें 3 तरीके थे। या तो आपका ओरल होता था, यानी मौखिक रूप से, या रिटेन होता था, या तो प्रैक्टिकल होता था। यानी तीनों फॉर्मेट में आपका यहाँ पे एग्जाम अब शुरू हो गया था। जबकि हमारे पीछे के तीनों टाइम में ऐसा नहीं था कि एग्जाम नहीं होते थे। बहुत ज्यादा अगर होता था तो कुछ छुटपुट प्रश्न पूछ के कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मल रूप से शुरू हो गया था। और इस टाइम में क्या हुआ, शिक्षक प्रशिक्षण की बात होने लगी कि भाई जो शिक्षक बनेगा उसको भी प्रशिक्षण की जरूरत होगी, यानी टीचर ट्रेनिंग। यानी ये दौर पहला था जहां पे टीचर ट्रेनिंग पे सवाल उठाया गया, और यहीं से फिर जो बीएड एमएड जैसी चीजें होती है, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए शिक्षक प्रशिक्षण यहाँ से शुरू हो जाता है। और इवन अगर बात करें, एक कॉन्सेप्ट आता है बुनियादी शिक्षा। ये कॉन्सेप्ट हमारे गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का, और इन्होंने ये दिया था 1937 में वर्धा में। वर्धा में ये किसी रैली में गए थे, तो वहां पे इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट लाया था, बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये जान लीजिए, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, कि इन्होंने 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा अभियान चलाया था, और उसमें और भी चीजें थी, ठीक है। तो ये गांधी जी की देन थी। 1937 में वर्धा में उन्होंने कहा था कि भाई बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा दी जाए, जहां 7 से 14 वर्ष बालकों के लिए एटलीस्ट कम से कम शिक्षा हर तरीके से मुफ्त हो, ठीक है। तो ये बुनियादी शिक्षा, ये भी चूंकि भले गांधी जी लाए थे लेकिन टाइम मेरा ब्रिटिश का था। बात करें अगर वुमेन एजुकेशन की, यानी नारी शिक्षा की, तो ब्रिटिश काल में भी नारी शिक्षा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। कुछ इंस्टीट्यूट जरूर खोले गए थे कन्या विद्यालय के नाम से, कि हाँ स्त्रियों यानी बालिकाओं को भी हम शिक्षा देंगे, लेकिन जैसा कि हमारे वैदिक काल से और मुस्लिम काल तक चला आया था, यहाँ भी स्त्रियों की दशा में यानी उनकी शिक्षा में हमें कोई खास सुधार देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप यहाँ पे कैसा था, यानी टी और एस का रिलेशन। तो ये चीज जैसा कि मैंने पहले बताया था कि तीनों काल में बहुत अच्छा था, चाहे वैदिक पीरियड रहा हो, चाहे बुद्धा रहा हो, या चाहे हमारा मुस्लिम था, बहुत अच्छे संबंध थे। इवन जितने भी स्टूडेंट होते थे, टीचर्स उनको अपने बेटा जैसा मानते थे, ठीक है, यानी कहे जाए कि फादर और सन जैसा रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ पे बस अब क्या हुआ कि नाम मात्र का रिलेशनशिप रह गया। एज अ फॉर्मल क्लास में आया, हमने नमस्ते किया, तथास्तु बोल के ठीक भैया चलो, यानी सारी यहाँ पे फॉर्मेलिटी हो गई। जैसे पहले जितना अच्छा रिलेशनशिप था अब यहाँ पे नहीं रह गया, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप पूरी तरह से बिगड़ चुका था, बस आना जाना जैसा सिस्टम शुरू हो गया था। तो एक चीज देखो, बदलाव यहाँ देखने को हमें ये मिलता है कि भाई हमारा जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था वो यहाँ पे पूरी तरह से बदल जाता है। और एक बात कर लेते हैं व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा। तो अगर हम व्यवसायिक शिक्षा की बात करें तो ये हमें बौद्ध काल में भी देखने को मिला है और मुस्लिम काल में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये यहाँ भी मिलता है, ये बौद्ध से शुरू होता है और ये आगे कंटिन्यूस होता है। लेकिन ब्रिटिश एरा में हमें ये तकनीकी
थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम में यूरोप में क्या था कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और औद्योगिक क्रांति होने के कारण क्या था कि साइंस ज़्यादा डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, तो उसके लिए क्या हुआ, तकनीकी शिक्षा का भी दौर शुरू हो गया। और अगर सही सही बताया जाए कि जो ब्रिटिश थे हम लोगों को शिक्षित बस इसीलिए कहना चाहते थे क्योंकि औद्योगिक में क्या था कि मशीनरी के काम करने के लिए लोगों को शिक्षा की जरूरत थी कि भाई उन्हें एटलीस्ट मशीनें, कौन सी मशीन कैसे काम करती है, क्या उसके पुर्जे हैं, क्या उसके बॉडी पार्ट्स हैं, इनका पता होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए उन्होंने बस हमको शिक्षण देना शुरू किया कि आओ शिक्षा लो और हमारा काम करो। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं फाइनेंस की, तो यहाँ पे जो फाइनेंस था पहले की तुलना में और अच्छा हो गया। यहाँ पे कई आयोग बने, कई कमेटियां बनी जो क्या होती थी कि टाइम टाइम पे ग्रांट्स देती थी। जैसे कि 1853 का 13 का जो नहीं हाँ 1813 का जो आज्ञा पत्र आता है, तो 1813 के आज्ञा पत्र में ही पहली बार क्या होता है कि शिक्षा पे 1 लाख रुपए दिया जाता है कि भाई भारत की शिक्षा पे बस 1 लाख रुपए खर्चा करना है। सोचो कितना बड़ा देश था और उस पर तुम सिर्फ 1 लाख रुपए शिक्षा दोगे शिक्षा के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी डीमेरिट्स की कि भाई इसके टाइम में कमियां क्या थी। भाई तुमने शिक्षा तो दी लेकिन तुम्हारी डीमेरिट्स क्या थी। ठीक है, तो पहली चीज थी कि इनके जो उद्देश्य थे वो फिक्स नहीं थे, यानी उद्देश्यों में एक रूपता का अभाव था। उद्देश्यों में एक रूपता का अभाव था, इसका मतलब ये था कि इनके जो भी टारगेट थे, इनका बस बेसिक तो एक टारगेट था कि हमें गुलाम बनाना था और हमें बस शिक्षा इसलिए देना है कि हम शरीर से भारतीय रहें और दिमाग से हम अंग्रेज हो जाएं जो इनका काम करते रहें। लेकिन फिर भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमको क्या शिक्षा देनी है, किस तरह की शिक्षा देनी है। तो इनके जो एम्स थे उस पर हमें क्या होता है, यूनिटी नहीं देखने को मिलती है। दूसरी चीज थी कि इनकी प्लानिंग भी फिक्स नहीं थी कि शिक्षण योजना यानी शिक्षा हमें जो देना है, तो जब उद्देश्यों की एक रूपता नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इनकी योजना भी एक जैसी नहीं होगी। जितने भी आयोग आते हैं सब अलग अलग बातें कहते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे इनके जितने भी 1800 से लेके अभी तक इनके जितने आयोग बने थे 1947 तक में, तो देखेंगे कि इनके सभी आयोगों में कुछ ना कुछ अंतर है कि एक ही बात को सब अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, किसी भी एक बात पे ये एक मत नहीं हो पा रहे हैं। तीसरी चीज थी ये भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हैं। भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हैं। भाई तुम बाहर से आए थे, ये चीज सही है, एक नया धर्म, नई संस्कृति, नई चीजें लेके आए थे, तो उनको लोगों को समझना चाहिए था, घुलना मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो हमारा इंडियन कल्चर था उसको पूरी तरह से अवॉइड कर दिया, कहा कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और अवॉइड इस कदर किया कि कल्चर तो छोड़ो, कल्चर के बाद हमारा इतना विशाल साहित्य है, इतना ब्रॉड है, इतनी चीजें हैं कि हमारे देश में कालिदास जैसे कवि हुए हैं जो ब्लाइंड थे और इतने तगड़े थे कि शेक्सपियर जो कि फॉरेन के एक माने जाने राइटर हैं, और हम उनसे तुलना करते हैं। मैं इस पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि मैं किसी भी विदेशी की भारतीय से तुलना नहीं करता। मैं सीधे सीधे कहूंगा कि जो शेक्सपियर थे वो विदेश का कालिदास है, ना कि कालिदास वहां के शेक्सपियर हैं। भैया तुम विदेशी हो, तुम हमारे देश में आके कब्जा करके रह रहे हो और हमारी तुलना करके हम ही कोई छोटा बना रहे हो, तो भाई ये तो हम नहीं मानने वाले। तो मतलब शेक्सपियर क्या था, भारत का हम कालिदास कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि भारत की संस्कृति, साहित्य, इसकी उपेक्षा की, ये इनकी कमी थी। इसके बाद चूंकि जब हमारा ही पूरी उपेक्षा करें तो हमारी जो स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं थी उनकी उपेक्षा की। इनको भी, उनको कोई वैल्यू नहीं दिया। इनका लगना था कि भाई हम जो लेके आए हैं वो ज्यादा बेहतर है, तुम लोग क्या शिक्षा दे रहे हो, वही इतिहास भूगोल पढ़ा रहे हो, पुरानी चीजें। जबकि इनको ये नहीं पता है कि हमारे यहाँ सोचो जब तुम्हारे पास दूरबीन का आविष्कार नहीं था तब हम लोगों ने नवग्रहों जैसी परिकल्पना कर ली थी और सिद्ध कर ली थी, और आज भी सिद्ध चली आ रही है। खैर वो अलग बात है, लेकिन ये क्या किए थे कि स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा करते थे। राष्ट्रीय चरित्र नहीं था, भाई राष्ट्र का कैरेक्टर कैसा है ये फिक्स नहीं था, वो फिक्स होगा भी नहीं।
क्योंकि ये थे बाहरी, इनको बनाना था भारत को इंग्लैंड जैसा, तो वो अपनी चीजों में लगे रह गए, हमेशा लूटने खाने में बस बिजी रह गए। तो जाहिर सी बात है देश की विकास पे ध्यान नहीं देते थे। इसके अलावा जैसा कि इनका मैंने अभी बताया था छन्नीकरण का सिद्धांत, तो इन्होंने एक चीज क्या किया था कि जन सामान्य शिक्षा की भी उपेक्षा करते हैं। जब आप धनी वर्ग को, केवल एक किसी लिमिटेड वर्ग को आप शिक्षा देंगे तो जाहिर सी बात है बाकी लोग तो छूट जाएंगे ना भाई। किसी चीज पे किसी एक का विशेषाधिकार होने से बाकी लोग तो वंचित रह जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी था कि इन्होंने जन सामान्य शिक्षा की क्या कर दी थी, उपेक्षा कर दी थी। और एक चीज क्या थी कि जो शिक्षा थी उस पर सरकार का ज्यादा नियंत्रण था। यानी अगर हमें कोई चीज अपने करिकुलम में फिक्स करानी है, या हमें कुछ और चीजें सीखना है, या कोई ऐसी चीज है जो हमें चाहिए, तो हम वो बात नहीं कह सकते थे, ना ये हमारी बात को फॉलो करने चाहते थे, क्योंकि सरकार के द्वारा शिक्षा नियंत्रित होनी थी। तो सरकार जैसा चाहती शिक्षा वैसे ही होता। अब चलो इनकी कुछ मेरिट्स की भी बात कर लेते थे। ये तो इनकी ढेर सारी डीमेरिट्स हो गई, ठीक है। इनकी मेरिट्स की भी देख लेते हैं कि भाई इनके पास कुछ तो अच्छाइयां थी, ऐसा नहीं कि सारी बुराइयां ही थी, कुछ अच्छाइयां भी थी इनके पास। देख लेते हैं इनकी अच्छाइयां क्या थी। पहली चीज की सामाजिक सुधार था। ठीक है, सामाजिक सुधार से मतलब था कि भाई हमारा देश क्या था कि जाति विभाजन के रूप में कई भागों में बटा था। मोटा मोटा ले लो तो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य जैसे चीजों में बटे थे। तो ये जो बाहर से आए थे तो एटलीस्ट इन चीजों पे इतना इन्होंने फोकस नहीं किया। ठीक है, तो सामाजिक सुधार पे इन्होंने क्या किया, ध्यान दिया कि भाई समाज का स्तर सुधारो। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ अंधविश्वासों का बहुत बोलबाला था। तो इन्होंने कहा कि अंधविश्वासों को कम किया। जैसे एक बहुत हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि अगर हम समुद्र का जल छुएंगे तो नमक की तरह गल जाएंगे। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है भाई, आज समुद्र में नहा रहे हो, क्या गल जा रहे हो? लेकिन फिर भी क्या था कि एक अंधविश्वास था। तो उन्होंने जो सामाजिक सुधार किया तो उसके द्वारा क्या हुआ कि जो भी हमारे देश में अंधविश्वास थे उनको भी कम करने का प्रयास किया। किसी चीज को इन्होंने क्या किया, तर्क संगत सोचने की क्षमता विकसित की। ये इनके हिसाब से मिलता है। हमें नहीं लगता कि हमारे अंदर ऐसा नहीं था कि तर्क संगत तरीके से हम सोच नहीं सकते थे, हाँ हम लोग ज्यादा सोचते नहीं थे, लेकिन इसका इन्होंने विकास किया। इसके बाद एक चीज ये लेके आए थे, यूरोपीय साहित्य और प्लस एक नई भाषा जिसको हम अंग्रेजी बोलते थे। तो ये इनके द्वारा लाई गई थी। तो हमें क्या हुआ, पाश्चात्य साहित्य पाश्चात्य विज्ञान, ठीक है, और उसकी भाषा से हमारा परिचय होता है कि भाई हमारे अलावा भी कई लोग हैं जो अलग अलग बोली भाषा का यूज करते हैं। और इसमें क्या था कि ये विज्ञान को लेके आए थे, तो तकनीकी से हमारा परिचय होता है। तकनीकी का मतलब हमारी आधुनिक तकनीकी से इनके टाइम पे ही हमारा परिचय होता है। तो ये इनकी कुछ पॉलिसीज थी जो कि अच्छी थी। और मेरिट्स डिमेरिट्स के बाद क्या होता है कि हम अब इसके क्रम में चार चीजें हमका था हमारे पास। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा वैदिक, दूसरा हमने पढ़ा बुद्ध, तीसरा पढ़ा हमने मुस्लिम, और अब हमने फिर से पढ़ा ब्रिटिश। यानी चार हमने एरा पढ़ लिए। अब ब्रिटिश टाइम पीरियड में जितने भी आयोग थे, यानी जो भी कमीशन जो भी कमेटी बनी थी अलग अलग कि किसको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, कितने को शिक्षा देनी चाहिए क्या उनका कॉन्सेप्ट था, इन चीज़ों की चर्चा हम एक एक आयोग को लेकर नेक्स्ट क्लास में, किसी भी जब भी हमारा अगला क्लास आएगा तो उस पर क्या होगा कि हम डिस्कशन करेंगे एक एक कमीशन को लेके कि उसके क्या मेरिट्स थे, उस कमीशन में क्या कहा गया, किस बात पे ज़्यादा फोकस किया। तो चारों एरा यहाँ पे ख़त्म होते हैं और 1947 के बाद इंडियन शुरू होता है। तो वहाँ पे भी कई आयोग थे, तो उनका भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक बात फिर कहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप डेली इस विषय से जुड़ी नई नई जानकारियों को अपडेट होते रहें। धन्यवाद।